Good morning. Now we start the new topic, probability. In class 12, certainly probability and random variable, they are combined together. This is also part of the only probability only. 8-mark question to be asked in class board examinations, as well as in competitive examination, minimum 1 or 2 questions to be asked. 1 तो पक्का हो सकता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाए। बहुत पुराना है। नो इंट्रोडक्शन इज नीडेड बिकॉज इन 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास यू हैव रेड द प्रोबेबिलिटी, बट इन शॉर्ट आई शुड रिवाइज ऑल दैट थिंग्स वॉट एवर यू आर नोइंग अर्लियर। देखिए, प्रोबेबिलिटी है पॉसिबिलिटी से बना हुआ वर्ड। किसी चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है, हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, करते रहते हैं। अरे भाई, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल इस बार तो पक्का है, आएगा ही आएगा। अरे ये तो पिछली बार आ चुका है, ये नहीं आएगा। नहीं, डेली रूटीन में भी हम लोग यूज करते हैं। आज बारिश होने वाली है, आज नहीं होने वाली है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, कुछ कहते हैं नहीं, आज तो 100% प्रिडिक्शन। लेकिन कुछ कांस्टेंट्स के साथ तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉसिबिलिटी से वर्ड बना प्रोबेबिलिटी। चांस, इसको कई बार चांस लिखा भी गया है क्वेश्चंस में भी। व्हाट इज द चांस मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकली बात करें अब हम लोग, क्योंकि बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो सिंपल, पहले तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें। हर जगह आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट बिल्कुल फिक्स हो, कॉन्क्रीट हो और फाइनाइट हो। जिसके रिजल्ट बिल्कुल फिक्स, कॉन्क्रीट माने उसमें कोई इफ बट नहीं है, और कितने होंगे, हाउ मेनी रिजल्ट्स आर देयर, दे आर फाइनाइट। सच एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। लाइक एज a coin is tossed, only 2 outcomes are there, either head will appear or tail will appear। हम फेयर क्वाइन की बात कर रहे हैं। अब कह नहीं सर खड़ा हो जाएगा, वो हमें नहीं लेना। हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल फिक्स रिजल्ट्स हैं, उसके चांसेस हैं ही नहीं, लेकिन अननेसेसरली उस पर हम दिमाग लगाएं। ए फेयर डाइस इज थ्रोन। फेयर डाइस का मतलब क्यूबिकल शेप है और 1 2 3 4 5 6 मार्किंग है उस पे, दैट इज नोन एज ए फेयर डाइस। हम बायस डाइस की भी बात करेंगे, कभी देखेंगे उसमें। फेयर डाइस आपने थ्रो किया, पक्का है 6 रिजल्ट्स आएंगे, आइदर 1 विल अपीयर और 2 विल अपीयर और 3 4 5 6। ए पर्सन इज taking participate in a race, either he will win the race or he will lose the race. Okay, if you are firing to the target, either you will hit the target or you will not hit the target. ओके, तो सच एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट की मीनिंग हम मैथमेटिकली जब बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसीलिए प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की ही बात करेंगे, जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल फिक्स हों कि यही वाले आएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स, रिजल्ट को बजाय हम आउटकम वर्ड कहेंगे, आउटकम्स आर फाइनाइट। सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इससे मैं लिंक करूंगा रैंडम वेरिएबल को, इसलिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात पहले कर लिए। आगे देखें कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होंगी। सिंपल स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, हम आगे यस से डिनोट किया करेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ध्यान से समझें, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स माने जब भी हम सिंपल स्पेस लिखेंगे
तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सेट, सेट का मतलब है निश्चित रूप से वो करली ब्रैकेट में ही आएगा, क्योंकि सेट का सिंबल यही है। यू कैन नॉट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट और यू कैन नॉट यूज द पैरेंथेसिस, दैट इज द राउंड ब्रैकेट। ऑलवेज सेट के लिए बिल्कुल फिक्स सिंबल है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। मैंने इसमें हमें सभी आउटकम्स को लिख देना है। क्वांटास आइदर हेड विल अपीयर, तो यस लिख दिया, टेल विल अपीयर। लेकिन यदि करली ब्रैकेट में नहीं लगाया तो हमने सिंपल स्पेस नहीं लिखा। ऐसे ही डाइस थ्रोन 1 2 3 4 5 6। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। जब हम पैक ऑफ कार्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब हम प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं। उसमें 52 कार्ड्स होंगे। फेयर बात करेंगे, 52 कार्ड्स हैं, जिसमें 4 सूट्स हैं, सूट्स क्या क्या हैं? हार्ट, क्लब, स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। ओके, कलर ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये भी रेड है। ओके, माने पहले कलर से हम डिस्टिंग्विश करें तो कलर होगा रेड एंड ब्लैक। रेड है 26, ब्लैक है 26, सूट्स हैं 13 ईच, if a card is drawn then certainly 52 outcomes are there. Okay, any one of the card to be picked. हर सूट में 2 वैरायटी हम कहें, नंबर कार्ड एंड फिगर कार्ड। नंबर कार्ड एंड फिगर कार्ड, ध्यान से समझिएगा। नंबर कार्ड में सबसे बड़ी गलती होती है 1 you are counting in the number card. 1 is not a number card. कार्ड को यह ध्यान से आप कभी देखे भी हों तो उस पे 1 नहीं लिखा रहता, A लिखा रहता है। एस फिगर कार्ड में 4, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। देखेंगे भी कार्ड पर ए, के, क्यू एंड जे लिखा रहता है। नंबर कार्ड में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 are there. In each suit 9 number card and 4 figure card. ये सूट की हो गई। इसका मतलब टोटल नंबर कार्ड हो जाएंगे 36, टोटल फिगर कार्ड हो जाएंगे 16। टोटल नंबर कार्ड 9 into 4, क्योंकि हर सूट में 9, तो टोटल आ जाएंगे 36। टोटल फिगर कार्ड कितने हो जाएंगे? 16। वो मैं इसलिए डिस्टिंग्विश कर रहा हूं कि ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। इसके बाद यदि हम आए, इसमें भी 2 पार्ट हैं फिगर कार्ड में। एक है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में एस नहीं होगा,
केवल किंग, क्वीन और जैक होंगे। किंग, क्वीन एंड जैक आर, तो ऑनर कार्ड एंड फिगर कार्ड या फेस कार्ड भी इसको बोलते हैं। ऑनर कार्ड को कहीं कहीं फेस कार्ड लिखा गया है, माने जहां पर चेहरा बना हो, दैट इज नोन एज ए फेस। फिगर में अंतर है, फिगर तो कुछ भी हो सकती है। फिगर उस पे हार्ट का, क्लब का, स्पेड का एक बड़ा सा बना रहता है, दैट इज नोन एज ए। तो फिगर कार्ड, एस इज काउंटेड, माने 21 जिसको आप बोलते हैं, एस हम बोल रहे हैं लेकिन सही यदि इसी को हम कहें तो 21 ही है वो है। तो एस कार्ड इज ए फिगर कार्ड, बट इट इज नॉट ए ऑनर कार्ड और फेस कार्ड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दे। तो खैर हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। एक रफ आइडिया हमने आपको दिया कार्ड के बारे में। तो सैंपल स्पेस की मीनिंग क्लियर हुई कि सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इफ वन यू आर लिविंग तो सेट कंप्लीट नहीं हुआ, वन एक्सेस तो भी गलत। आप ध्यान दें, ऑल का वर्ड है कि एक भी उसमें छूटना नहीं चाहिए। जैसे पेयर ऑफ क्वाइन इज टास्ड, पेयर ऑफ क्वाइन इज टास्ड, क्या क्या बन सकता है? आइदर बोथ विल, हेड विल अपीयर, एक रिजल्ट ये एच कहलाएगा। फर्स्ट क्वाइन पर भी हेड, सेकंड पर भी हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। दिस इज द सिंपल स्पेस। टू क्वाइन इज टास्ड, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 1-1, 1-2 से लेकर 1-6 तक, ऑल आई एम नॉट राइटिंग, 2-1, 2-2 से 2-6 तक, 3-1, 3-2 से 3-6 तक, 4-1, 4-2 से लेकर 4-6 तक, 5-1, 5-2 से 5-6 एंड 6-1, 6-2 से 6-6 तक। दिस इज द सिंपल स्पेस व्हेन पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। टोटल आप चेक कर रहे हैं 36 हैं इसमें, बड़े आसानी से। तो सिंपल स्पेस हम हर क्वेश्चंस में लेंगे, जहां जहां आएगा वहां करते चलेंगे। सिंपल स्पेस के बाद आता है नया वर्ड इवेंट। सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस, ध्यान से समझे ये क्या है? सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। which satisfy the given condition। सबसेट तो ढेर सारे बनेंगे, which satisfy the given condition। the given condition माने जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। सिंपल स्पेस में से उस आउटकम्स को हम छांट लें, एक सेट नया बना दें, माने वो सबसेट होगा, बिकॉज ऑल दी आउटकम्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट मस्ट बी, मीन्स आई कैन से ई इज ए सबसेट ऑफ यस, ई इज ए सबसेट ऑफ यस। ये दोनों क्लियर हो गया तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट must be equal to number of outcomes in the event, number of outcomes in the event divided by number of outcomes in the sample space, yani upon yani s। How many outcomes in the event divided by how many outcomes in the sample space। This is the simple definition of the probability। माने यदि इवेंट और सैंपल स्पेस क्लियर हो गया तो उसमें हम छाट लेंगे कितने एलिमेंट हैं। हमको इवेंट पूरा लिखने का काम नहीं है, पूरा सैंपल स्पेस बनाने का काम नहीं है, लेकिन यह पता होना चाहिए हाउ मेनी आउटकम्स,
कितने रिजल्ट्स हैं टोटल सैंपल स्पेस में और टोटल कितने रिजल्ट हैं इवेंट में, दोनों को रेशियो, दोनों को डिवाइड कर दिया, वही प्रोबेबिलिटी हो गई। क्योंकि ई इज ए सबसेट ऑफ यस, देन n ऑफ ई नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। भाई ई क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। इसका मतलब सैंपल स्पेस के ही आउटकम्स ई में आ रहे हैं, तो इसमें जो नंबर होंगे वा तो सैंपल स्पेस के बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे। मीन्स आई कैन से n ऑफ ई अपॉन n ऑफ यस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 1। एक रिजल्ट तो ये मिल गया। आल्सो NE and NAS, NE and NS greater than or equal to 0। नंबर है ये, कितने, हाउ मेनी, वो तो पक्का 1 2 3 4 ही आएंगे। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, तो NE NS दोनों पॉजिटिव हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 से लेस और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। इक्वलिटी साइन जब होल्ड करेगा तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं। If probability of E is equal to 0, then E is called impossible event. E is called impossible event. Impossible event माने ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, a dice is thrown, what is the probability that number on the face of dice occurs? 10। पक्का है, इम्पॉसिबल है। एक यदि फेयर डाइस थ्रो हो रही है, जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की है, तो निश्चित रूप से उस पर 10 नहीं आ सकता। सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, सम ऑन द फेस ऑफ डाइस इज 13। नो, नहीं संभव है। A card is drawn from pack of card. The drawn card is of blue. Impossible event. तो इसकी एक पहचान तो है। If probability of E is 1, then E is called certain event। यदि probability 1 हो गई तो उसका नाम होगा, वह इवेंट कहलाएगा सर्टेन इवेंट, कि ये तो होगा ही होगा। ए डाइस इज थ्रोन, नंबर इज लेस देन 7। नंबर ऑन द फेस ऑफ डाइस इज लेस देन 7, 100% गारंटी। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, सम ऑन द फेस ऑफ डाइस इज ग्रेटर देन 1 होगा। कोई भी इनमें से नंबर आएगा, उसका सम तो ग्रेटर देन 1 होगा। 2 मिनिमम होगा, 12 मैक्सिमम होगा। तो ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की बात करेंगे तो n ऑफ यस अपॉन n ऑफ यस दैट इज 1। तो पूरे सैंपल स्पेस की भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, ये भी जाने। यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी p है तो नॉट अकरिंग का मीनिंग हम बताएं, क्योंकि देखिए सेट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट से तुरंत लिंक होगा कई चीजें। जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वहां हम सेट से ही लिंक करेंगे। नॉट अकरिंग माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग को हम
बार से लिखेंगे। ऊपर बार लगा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ई, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। सेट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। वाई, ये सैंपल स्पेस है, ई इवेंट है, तो ई कॉम्प्लीमेंट देखिए ये वाला शेडेड पोर्शन है अदर देन ई, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 1 है, इसको हटा दिया जाए उसमें से, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दो इवेंट्स के लिए। ये E1, यह E2, E1 यूनियन E2, E1 और E2 का कंबाइंड, ये देखिए यही ना कहलाता है। ये E1, ये जो ये शेडेड पोर्शन हमारा है E1 यूनियन E2, और ये जो पोर्शन है इतना कॉमन वाला, ये कहलाता है E1 इंटरसेक्शन E2। E1 की पूरी प्रोबेबिलिटी लिया, E2 की प्रोबेबिलिटी लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये चीज दो बार ऐड हो गई। देखिए E1 में भी था, E2 में भी था, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी आ गई भाई। E1 की पूरी प्रोबेबिलिटी, इसमें तो ये वाला आ ही गया, E2 की भी पूरी लिया तो फिर आ गया, इसका मतलब इसको यदि माइनस कर दूं तो हमें ये फार्मूला मिल गया। ऐसे ही हम 3 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 से ऊपर आता नहीं है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तीनों को अलग अलग प्लस माइनस 2 का कॉमन, प्लस तीनों का कॉमन। ठीक है, अब देखिए तो इवेंट की बात समझ में आई, कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इवेंट हमने किया। इसके बाद की बात करें यदि कुछ इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये सब भी वर्ड बहुत आएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि कोई भी आउटकम्स कॉमन न आए, नो आउटकम्स कॉमन इन द इवेंट्स, देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लाइक एज इन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, E1 is sum on the faces of dice 10, sum on the faces 10। E2 कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, सम ऑन द फेसेस इज 5। पक्का है 10 में देखिए क्या क्या आएगा, 4 6 5 5 6 4। पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, हमने सैंपल स्पेस बनाया था, कंडीशन दिया सम ऑन द फेस ऑफ डाइस इज 10। 1 के साथ आ नहीं सकता 1 6 7, 2 के साथ आ नहीं सकता 2 6 8, 3 के साथ आ नहीं सकता 4 के साथ देखा 4 6 आएगा, 5 के साथ 5 5 बनेगा, 6 के साथ 6 4 बनेगा।
सम ऑन द फेस इज 4, अरे 5, 1 के साथ आएगा 1 4, 2 के साथ आएगा 2 3, 3 के साथ आएगा 3 2, 4 के साथ 4 1, 5 के साथ तो मिनिमम 6 सम आ ही जाएगा। ये 4 बनेंगे। अब आप देख रहे हैं इनका रिजल्ट आउटकम्स 3 है, इसमें रिजल्ट 4 आए हैं, लेकिन कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं है। इसलिए हम कहेंगे E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जब बात करूंगा सेट में, तो E1 अलग E2 अलग दिखेगा उस सैंपल स्पेस पे। ये E1 है, ये E2 है, कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक वर्ड आएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स, यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स become simple space, then it is called exhaustive event. Exhaustive में if only 2 events are there, तो इधर वाला E1, इधर वाला E2। ये देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है। 3 हैं, ये E1, इतना पोर्शन E1, इधर वाला पोर्शन E2, इधर का पोर्शन E3। दीज 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये E1 और ये पूरा E2, E2 ऐसे है, ये देखिएगा, ये पोर्शन, ये E2, ये देखिए, ये मेरी लाइन देखिएगा, ये E2। इसको यदि E2 कहूं तो E1 E2 आर एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दिस पोर्शन इज कॉमन टू बोथ। यहां देखिएगा नो पोर्शन इज कॉमन, तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दिस इज एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वर्ड। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, नाम से ही क्लियर है, अकरेंस ऑफ वन इवेंट विल इफेक्ट टू द अदर इवेंट, occurrence of the one event will affect to the other events, then it is called independent event. If occurrence of one event will not, occurrence of one event will affect the other event, then they are dependent event. Occurrence of one is not effect to the other event, then it is known as independent event. मान एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं हो तो इंडिपेंडेंट, एक का इफेक्ट दूसरे पर हो तो उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट। ये आपको एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन जब देंगे तो वहां हमें समझ में आ जाएगा कि ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही होगा कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जैसे इन ए बैग देयर आर 4 रेड and 5 blue balls, 4 red and 5 blue balls. 2 balls are drawn one by one, ध्यान से समझें, 2 balls are drawn one by one। अब यहां पर 2 केस आएंगी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब एक बाल निकाला, कलर देखा या नोट किया, फिर से इसमें
रिप्लेस कर दिया उस बाल को, जो बाल निकाला था वही बाल रिप्लेस कर दिया। देन सर्टेनली ड्राइंग द टू बाल्स विद रिप्लेसमेंट इज ए इंडिपेंडेंट इवेंट। कि फर्स्ट बाल जब आप निकाल रहे थे तो जो सिचुएशंस थी, द सेम सिचुएशंस विल हैपन व्हाइल यू आर ड्राइंग दी सेकेंड बाल। जब आप पहली बाल जो निकाल रहे थे तो 4 रेड 5 ब्लू बाल था। एक बाल निकाल करके चाहे वो रेड आया ब्लू आया, आपने उस पर नोट किया, फिर से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद दूसरा बाल निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सिचुएशंस रह गई। माने पहला बाल रेड था कि ब्लू था, दूसरा बाल कैसा आएगा वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूं, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हमने बाल निकाला, अलग रहने दिया, उसके बाद दूसरा बाल निकाला। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब देखिए, एक बाल निकाला, रहने दिया बाहर ही, अब जो बाल बचे हैं इसमें, उसमें से दूसरा बाल निकाला। अब देखिए कैसे इफेक्ट करेगा ये। पढ़े, यदि रेड आया, पहला बाल रेड आया था तो अब इसमें 3 रेड और 5 ब्लू बच गए। यदि पहला बाल ब्लू आया था तो 4 रेड और 4 ब्लू बच गए। इसका मतलब पहला बाल क्या था उसका इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे बाल को ड्रा करने में। सेकेंड बाल का ड्रा करना पहले बाल पर इफेक्टेड है। फर्स्ट बाल यदि रेड था तो अब सेकेंड बाल ड्रा करते समय 3 रेड 5 ब्लू बाल हो गए। यदि पहला बाल ब्लू था तो 4 रेड और 4 ब्लू बाल रह गए। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कि फर्स्ट बाल ड्रा किया था 9 में से 1 को और सेकेंड बाल ड्रा कर रहे हैं तो 8 में से 1 को, तो इफेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब वो डिपेंडेंट है। इसीलिए हमने एक ही एग्जाम्पल में दोनों बातें आपको क्लियर किया। तो जरा अभी इंटरसेक्शन की बात करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2 under the condition E1। under the condition E1 मैंने ये ध्यान से समझे कि probability of E2 ऑब्लिक ऐसे का मतलब होता है कंडीशनल probability of E2, conditional probability of E2 under the condition E1, under the condition E1 means probability of E2, इस लैंग्वेज से ही देखिए क्लियर हो जाएगा। E2 आफ्टर हैपनिंग E1, आफ्टर हैपनिंग E1 माने E1 के बाद E2 की प्रोबेबिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E2। माने इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, एक इवेंट की ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी और दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। E1 की प्रोबेबिलिटी ले लिया तो E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, E2 की ले लिया तो E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 इज सेम एज E2 इंटरसेक्शन E1। तो कोई जरूरी नहीं कि हम पहले E1 को ही लें। तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन में कि E1 विल हैपन फर्स्ट और E2 विल हैपन फर्स्ट। यदि E1 फर्स्ट हो रहा है तो E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू E2 की E1 के बाद। ठीक, ये क्वेश्चंस में आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2।
फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब E1 का E2 पर कोई इफेक्ट ही नहीं है तो E1 हो चुका है या नहीं हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कंडीशन बनी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर द कंडीशन E1 इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E2 इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है। माने जहां हमें प्रूफ करना हो कि प्रूव दैट दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो हमें तीन चीजें निकालनी है, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है, देन आई कैन से दे आर इंडिपेंडेंट। यदि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से कम या अधिक है तो कहेंगे दीज आर डिपेंडेंट इवेंट। न्यूमेरल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे कंडीशन दे करके कि सो दैट इट इज इंडिपेंडेंट आर चेक विदर दे आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। यदि वैल्यूज गिवन है तो आप देख लें, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज equal to the product of their individual probability, then they are independent. Either less or more, then they are dependent event. Or not equal, then you can say directly कि dependent event. Okay? If E1, E2 are independent, then E1 bar and E2 are independent. E1 and E2 bar are independent. E1 bar and E2 bar are also independent. If E1 and E2 are independent, then E1 bar and E2 bar and E1 and also E1 bar and E2 bar आर इंडिपेंडेंट। या दो कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो एक का कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा भी इंडिपेंडेंट होगा, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री और पहला ये भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री भी इंडिपेंडेंट होगा। देखिए एक मैं प्रूफ कर दे रहा हूं ये वाला। इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन सो दैट E1 complementary and E2 complementary are also independent। कैसे? given है E1 E2 are independent, it means probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2। ये हमें given है equation 1। why? since E1 E2 are independent given, so probability of E1 intersection E2 is probability of E1 into probability of E2। Okay, now probability of E1 bar intersection E2 bar is equal to probability of E1 union E2 bar। ओके, क्योंकि A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू A बार यूनियन B बार एंड A यूनियन B बार इज इक्वल टू A बार इंटरसेक्शन B बार। ये फिगर से भी हम समझा देंगे अभी उसको। तो यहां पर डायरेक्ट लगा दिया हमने ये वाला, ठीक है। तो E1 यूनियन E2 बिकम्स ए वन सिंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट इज ए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अंदर कर दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस ये माइनस माइनस यहां प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई 1, इट इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 व्हिच कम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसको फैक्टर कर दीजिए, यहां 1 कॉमन ले लीजिएगा, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कॉमन ले लीजिए, तो देख रहे हैं आप, ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। फैक्टर बहुत आसान है, इसलिए हम फैक्टर कर नहीं रहे आपको। यहां 1 कॉमन तो 1 माइनस P1, यहां से PE2 कॉमन, फिर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूरा पूरा कॉमन, माने 1 माइनस A माइनस B प्लस AB है, तो जान रहे हैं कि 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B बनेगा। बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, मींस E1 बार E2 बार का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है। सो E1 बार एंड E2 बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये बिल्कुल रिजल्ट याद रखें आप, कम से कम हमने प्रूफ तो एक क्या किया ही कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, देन किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री भी आपस में इंडिपेंडेंट होगा। हम ये चीज देखिए, उसे डिमार्गन लॉ आपको सेट थियरी में था कि A यूनियन B बार, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वहां वर्ड यूज करते थे, इज इक्वल टू A बार इंटरसेक्शन B बार। A इंटरसेक्शन B बार माने बदल जाता है, जब अलग अलग उसमें करेंगे तो ये समझिए कि यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। मैं आपको यहां फिगर से भी समझा दे रहा हूं। ये है E1 और ये है E2। E1 यूनियन E2 का मतलब ये पूरा सिंपल स्पेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन। E1 यूनियन E2, तो E1 यूनियन E2 बार का मतलब क्या हुआ? E1 E2 के अलावा ये वाला पोर्शन, जो यही ना, E1 यूनियन E2 का बार माने अदर देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E1 यूनियन E2 हमारा ये पोर्शन है। ठीक है, अब जरा दूसरे में देखिए, ये E1 यही E2, E1 बार देखिए क्या है, E1 बार माने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E1 के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E1, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E2, E2 के अलावा दोनों का इंटरसेक्शन माने दोनों में जो कॉमन है, कॉमन माने जहां पर हमारा ये बार भी, ये क्रॉस भी आया हो और ये सर्किल वाले भी आए हो, वो पोर्शन देखिए कौन सा है, सेम आया कि नहीं आया? तो E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, यानी E1 बार और E2 बार में जो कॉमन पोर्शन था, देखिए ये चीज नहीं कॉमन है,
क्योंकि ये E2 बार में नहीं है, ये वाला पोर्शन किस में नहीं है, E2 बार में नहीं है। ये वाला भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये E1 बार में नहीं है। तो बचा कौन सा? इतने के अलावा ये जो डार्कन हमने किया लाइन, इसके अलावा पोर्शन, और वही क्या था, E1 यूनियन E2 बार। तो E1 यूनियन E2 बार इज E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार। ये डिमार्गन लॉ आपको बिल्कुल फिक्स था, जिसको मैंने यूज किया। यहां तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाई डिमार्गन लॉ। इसी से बेस्ड अब हम थोड़ी सी बात और करें, टोटल थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, यूनियन वाले रिजल्ट को हम एडिशन थियरम बोलते हैं, इंटरसेक्शन वाले रिजल्ट को हम प्रोडक्ट थियरम बोलते हैं, और अभी जो बता रहा हूं टोटल थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ध्यान से समझें। कहता है E1, E2, E3 एंड सो ऑन En। हम जनरल की बात कर रहे हैं, वैसे 3 से ऊपर आपको आएगा नहीं, लेकिन हम थियरम की जब बात करेंगे तो हमें जनरल बतानी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। इफ E1, E2, E3 सो ऑन En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ध्यान दीजिए, E1, E2, E3, En आर कैसे इवेंट हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, माने कोई भी कॉमन नहीं है। और कैसे हैं? एग्जॉस्टिव हैं, माने उनको यूनियन करने पर सिंपल स्पेस बन जाता है। ये देखिए, ये पोर्शन E1, ये पोर्शन E2, ये पोर्शन E3, और इसी तरह से इधर वाला पोर्शन En बीच में तमाम बटे हुए हैं। ठीक, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 सब मिला करके ये वाला पोर्शन यहां वाला जो है वो क्या है? En है। अब आप देखिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, किसी का किसी के साथ कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, माने EI इंटरसेक्शन EJ दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? नल सेट बनेगा। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ बिकम 0। यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन हुई। यह दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। थियोरेटिकल बात यह है कि कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव माने यूनियन ऑफ EI, I इज इक्वल टू 1 to n, माने E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन यूनियन En इज ए सिंपल स्पेस। माने इसकी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन EI, I इज इक्वल टू 1 to n इज ए 1, क्योंकि सिंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए ये कितना होगा? सम ऑफ इज ए 1, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En का सम 1 होना चाहिए। एग्जॉस्टिव है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, किसी के साथ कोई भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। तो पहले सेंटेंस से बोला, उसका मैथमेटिकल मीनिंग आप समझ लिए। इफ E1, E2, E3 सो ऑन En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट।
E is another event on the same sample space. E is another event on the same sample space. माने इसी सैंपल स्पेस पर एक अलग से इवेंट E है। ये हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं E को। ये देखिए E। ये जो इलिप्टिकल पोर्शन बनाया हमने, ये देखिए, ये है E। This event is E. E is another event on the same sample space. Then probability of E is equal to probability of E1 into probability of E under the condition E1 plus probability of E2 into probability of E under the condition E2 and so on, probability of En into probability of E under the condition En। मीन्स सिंबल फॉर्म में लिख देंगे सम ऑफ probability of EI into probability of E under the condition EI, I equals 1 to n. This theorem is called total theorem of probability. फिर से स्टेटमेंट देख लें। इफ E1, E2, E3 and so on En are n mutually exclusive and exhaustive events, E is another event on same sample space, माने उसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं बदल रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट में E is another event of the same sample space, then probability of E is equal to probability of E1 into probability of E under the condition E1 plus probability of E2 into probability of E under the condition E3 plus probability of E3 into probability of E under the condition E3 and so on, probability of En into probability of E under the condition En। माने E की सभी के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। 2 रहेगा, E1 E2 केवल है तो यहां तक आएगा। 3 इवेंट से दिया गया E1 E2 E3 तो ये 3 तक जाएगा, माने एक और बढ़ जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E3। ध्यान रखें, आपको कोई भी क्वेश्चन 3 इवेंट से ऊपर का नहीं आएगा। या तो 2 में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस 2 में है, अदरवाइज कुछ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर इन 3। तो क्लियर हुआ? कैसे हुआ इसको प्रूव भी मैं करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, पहले E को देखिए। E प्रोबेबिलिटी तो लगा दूंगा। E का कुछ पोर्शन E1 में रहेगा, माने E और E1 के साथ कॉमन। ये पोर्शन क्या है? E अंडर द कंडीशन E1, E1 का कॉमन, E इंटरसेक्शन E1। ये पोर्शन देखिए क्या है? E इंटरसेक्शन E2। फिर ये वाला देखिए E इंटरसेक्शन E3। और ये वाला पोर्शन क्या है? E इंटरसेक्शन En। माने E का, चूंकि उसी सैंपल स्पेस पर है, तो E का कुछ पोर्शन E1 में रहेगा, कुछ पोर्शन E2 में, कुछ पोर्शन E3 में एंड सो ऑन, कुछ पोर्शन En में। माने E इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन E1 यूनियन ये वाला
E intersection E2 union E intersection E3 and so on E intersection En. So probability of E, all these are, यदि इसको हम कहें x1, इसे कहूं x2, इसे कहूं x3, इसे कहूं xn, तो E बन गया x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन xn। ठीक है, लेकिन x1 x2 x3 सो ऑन xn, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये xn है, ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। x1 का कोई भी पोर्शन x2 x3 x3 xn में कॉमन नहीं है, x2 का कोई पोर्शन x3 x4 xn में कॉमन नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 माने E इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En। अब इसमें लगा दें इंटरसेक्शन वाला फार्मूला और आंसर आ गया। E1 चूंकि पहले हो रहा है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E1। ये पढ़ाया भी मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कि एक की जो पहले हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो E1 चूंकि फर्स्ट हैपनिंग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू E की E1 के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of E under the condition E2 plus probability of E3 into probability of E under the condition E3 and so on probability of En into probability of E under the condition En। यही आप देखिए टोटल थ्योरम है। दो रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E2। तीन रहेगा तो एक और बढ़ जाएगा, इससे ऊपर आपको आएगा नहीं। अब इसी से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी बेज थ्योरम। बेज इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। बिल्कुल एज इट इज, स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझें। इफ E1 E2 E3 so on En are n mutually exclusive and exhaustive events, same condition कि E1 E2 E3 En are mutually exclusive as well as exhaustive event, E is another event on the same sample space, then probability of EI under the condition E, probability of EI under the condition E is equal to probability of EI into probability of E under the condition EI whole upon probability of E, where probability of E is this one, I is equal to 1 2 3 till n, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज दिस वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर द कंडीशन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन E2 अपॉन, डिनोमिनेटर तो बदल ही नहीं रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बेज थ्योरम। अब इसको भी देखिए प्रूव करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EI, E इंटरसेक्शन EI इज इक्वल टू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E की पूरी प्रोबेबिलिटी
और EI की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि EI की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर द कंडीशन EI। Since probability of A intersection B is equal to probability of A into B की conditional probability और probability of B into probability of A की conditional probability, इन दोनों से आप देखिए तुरंत ये रिजल्ट आ गया। कंसीडर दीज टू, probability of EI under the condition E is equal to probability of EI into probability of E under the condition EI whole upon probability of E. Okay, this is the same as Bayes theorem. यदि दो इवेंट्स हैं, मिनिमम दो तो रहेगा ही रहेगा, हम दो इवेंट्स को डिस्टिंग्विश कर देंगे। दो इवेंट होगा तो दो रिजल्ट इसमें बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर द कंडीशन E। तीन रहेंगे तो तीन बनेगा, E1 अंडर द कंडीशन E, E2 अंडर द कंडीशन E एंड E3 अंडर द कंडीशन E। तो फॉर टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 under the condition E is equal to probability of E1 into probability of E under the condition E1 whole upon probability of E। तो probability of E को हम दो इवेंट्स में लिख भी दे रहे हैं, probability of E1 into probability of E under the condition E1 plus probability of E2 into probability of E under the condition E2 and दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, probability of E2 under the condition E is a probability of E2 into probability of E under the condition E2 whole upon the same probability of E1 E under the condition E1 plus probability of E2 E under the condition E2। ओके, ये टू इवेंट्स के लिए दो ही रिजल्ट बनेंगे। फॉर थ्री इवेंट की बात करूंगा तो तीन बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E, probability of E2 under the condition E and one more probability of E3 under the condition E। यहां क्या आ जाएगा, ये तो सेम probability of EI माने E1 into E given EI E given E1। डिनोमिनेटर में probability of E के तीन इवेंट्स पर क्या आता है, probability of E1 into E given E1 plus probability of E2 into E given E2 plus probability of E3 into probability of E given E3। ओके, E2 given E में क्या हो जाएगा, probability of E2 into E given E2 whole upon the same E given E3 probability of E3 into probability of E given E3 whole upon the same as 1 or 2 or 3 माने probability of E1 into probability of E given E1 plus probability of E2 E given E2 plus probability of E3 into E given E3। ये 2 इवेंट्स के लिए दो ही रिजल्ट बनेंगे, फॉर थ्री इवेंट की बात करूंगा तो तीन बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर द कंडीशन E1 plus probability of E2 E given E2 plus probability of E3 into E given E3 plus probability of E3 into E given E3। यहां क्या आ जाएगा,
ये पक्का है कि एक क्वेश्चन बेस थ्योरम पर आता ही है, या तो टोटल थ्योरम पर। टोटल थ्योरम में समझ में आ गई तो समझिए कि बेस थ्योरम तो हो ही जाएगी। इसकी मेन पहचान ये रहती है कि इसमें गिवन रहेगा क्या क्या हमें देखना है, ये बात आप ध्यान से समझें। माने यदि 3 इवेंट्स है तो हम ये देखें कि वो तीनों पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, माने कोई भी आउटकम्स किसी एक के साथ कॉमन न आए। दूसरा, उन तीनों का यूनियन करने पर एग्जॉस्टिव हो जाए, माने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। और तीसरा यह है कि कौन सा इवेंट है जो उसी सैंपल स्पेस से लिंक हो रहा है। तो E1, E2, E3 और E को फाइंड आउट करें। क्वेश्चंस में ज्यादातर रहता है गिवन दैट, फाउंड दैट, इट इज नोन दैट, तो समझिए कि यह क्वेश्चन निश्चित रूप से बेस थ्योरम का है। इट इज फाउंड दैट, इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, तो आप समझिए यदि इस तरह की सेंटेंस क्वेश्चन में आया है, देन इट इज इसेंशियली द क्वेश्चन इज ऑफ बेस थ्योरम। तो थियोरेटिकली तो मुझे इतना ही है, फिर रैंडम वेरिएबल की बात बाद में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करें, नहीं तो बड़ी थियरी बहुत हो गई। मैं थोड़ा आइडिया क्वेश्चंस से आपको लेके दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। कभी कभी फेयर वर्ड रहता है, नहीं रहता है, हम आइडियल सिचुएशंस मान के चलेंगे कि फेयर है, बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। बायस्ड माने फेवर करना, ऐसा नहीं है। तो ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, इंडिपेंडेंटली 3 टाइम। यदि पेयर ऑफ डाइस थ्रो हो रही है तो निश्चित रूप से टोटल आउटकम्स तुरंत आपके दिमाग पे बनने चाहिए कि 36 बनेंगे। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36, जो बताया मैंने, 1 1 1 2 1 6, 2 1 2 2 2 6, 3 1 3 2 से लेकर 3 6 तक, 4 1 4 2 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6, 6 1 से लेकर, तो काउंट करेंगे तो 36। माने जैसे ही पेयर ऑफ डाइस की बात किया तुरंत हमारा दिमाग पहुंच गया कि हाँ साहब इसमें 36 आउटकम्स होंगे और ये आउटकम्स होंगे, उनको हम दिमाग में बैठा लिए। और ये पेयर ऑफ डाइस कितनी बार थ्रो हो रही है? 3 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस। तो पहले एक ही की बात करें, एक ही बार थ्रो हुई पेयर ऑफ डाइस, तो 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है ना? इफ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, then what is the probability of getting 9 as a sum on the face of dice? Probability of occurring sum on the faces 9 in single throw of पेयर ऑफ डाइस। ये पक्का है, एन ऑफ यस तो 36 है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है किसी, बस केवल ये लिख देंगे इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36, तो एन ऑफ यस 36। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑन द फेस इज 9, फेस 9 कब कब आएगा? 1 के साथ तो आ नहीं सकता, 2 के साथ आएगा नहीं, तो पहला सम हमको 3 6 मिलेगा, जो 9 आया तो 1 हुआ, 4 5 दूसरा वाला हुआ, 5 4 तीसरा हुआ और 6 3 चौथा हुआ। हम एक एक तरफ से देखें, सिस्टेमेटिक चेक करें,
1 के साथ मैक्सिमम 1 6 है, सम 7 बनेगा तो 9 1 के साथ नहीं आएगा। 2 के साथ करेंगे तो 2 6 नहीं आएगा। 3 के साथ चलेंगे तो एक जगह मिला 3 6 पर, तो 1 आउटकम्स 3 6 जो इवेंट में आया हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। 4 5 5 4 एंड 6 3 4, तो 4/36 दैट इज 1/9। माने एक ही बार थ्रो होता तो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 हो गई। तो नॉट अकरिंग 7, not occurring sum on the face of dice is 9। 1 माइनस कर देंगे, 1 - 1/9 ई बार 8/9। ठीक है। अब ई बी द इवेंट दैट, इवेंट को जरूर डिस्टिंग्विश डिफाइन करें, लिखें आप। E be the event that pair of dice thrown thrice, then getting 2 times, exactly 2 times 9, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E be the event that pair of dice thrown thrice, then occurring exactly twice as a sum on the face dice is 9। ये आपको डिफाइन होना चाहिए, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। यदि हम बोर्ड के एग्जाम की बात करेंगे तो ये लिखना ही पड़ेगा कि ई क्या ले रहा हूं। ई बी द इवेंट दैट पेयर ऑफ डाइस थ्रोन थ्राइस, देन सम ऑन द फेसेस ऑफ डाइस अकर्स 9 एग्जैक्टली ट्वाइस इज डिनोटेड बाई ई। माने ई क्या है वो आपको ऊपर आ जाना चाहिए। तो 3 बार में से 2 बार 9, एग्जैक्टली 2 बार 9 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बदल जाता है कभी कभी। एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट ट्वाइस, थ्राइस तो आएगा नहीं, थ्राइस तो मैंने 3 बार हो गया, ऑल टाइम्स हो जाएगा। एट मोस्ट 1 टाइम्स, तो एट लिस्ट और एट मोस्ट और एग्जैक्टली 3 वर्ड मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहां एग्जैक्टली ट्वाइस कर रहा है, माने 3 बार। तो देखिए इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं। फर्स्ट टाइम 9 नहीं आया, सेकंड और थर्ड टाइम 9 आ गया। आर फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आप बिल्कुल पक्का रूल याद रखें। आर फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टाइम 9 नहीं आया, सेकेंड एंड थर्ड टाइम 9 आया। आर फर्स्ट टाइम 9 आया, सेकेंड टाइम 9 नहीं आया, थर्ड टाइम 9 आया। तीसरी कंडीशन होगी फर्स्ट और सेकेंड टाइम 9 आया, थर्ड टाइम नहीं आया। माने 3 में से 1 बार आए और 1 बार नहीं आए और 2 बार आए। तो 1 बार आए 1/9, एंड है, दूसरी बार भी आया, तीसरी बार नहीं आया। और ये ऐसी कितनी बार केसेस हो सकती थी? 3 बार। 3 बार क्यों? 8/9 यहां के बजाय यहां हो जाएगा। मैंने सही तो यह है कि प्लस करूं 1/9 इंटू 8/9 इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9। सही तो यह हुआ, लेकिन हम इसको एग्जैक्टली 3 टाइम्स कर दिए। ठीक है, क्योंकि तीनों सेम है। 3 3 9, आंसर आ गया 8/243, 8/243। आंसर आ गया 8/243। लेकिन जब हम देखते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखना है। लेकिन यदि 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 सेंटेंस, माने जानते हैं स्टेपिंग पर मार्किंग होती है, केवल आंसर लिखने पर आपको 2 नंबर तो नहीं मिलेगा। ये पक्का मान के चलिए। बोर्ड की बात करूं तो, ऑब्जेक्टिव की बात है तब तो आपको आंसर निकालना ही है केवल।
क्वेश्चन नंबर 2, two aeroplanes, first and second, bomb a target in succession. In succession माने पहला प्लेन पहले बम ड्रॉप करेगा, टारगेट को हिट करेगा, फिर दूसरा वाला। ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ हिट कर रहे हैं। लिखा हुआ है देखिए, टू एरोप्लेन 1 and 2 बम ए टारगेट इन सक्सेशन। नहीं तो कह देंगे कि सर दोनों एक साथ किए, दोनों ने टारगेट को हिट किया। The probability of 1 and 2 hitting the target correctly is 0.3 and 0.2. Let E1 be the event that first aeroplane hit the target, then probability of E1 is given as 0.3. 0.3. And E2 be the event that second aeroplane hit the target, then it is also given as probability of E2 is 0.2. क्वेश्चन से देखिए, पढ़ लें, ठीक ठीक दिया है। टू एरोप्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड बम ए टारगेट इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 हिटिंग द करेक्टली आर 0.3 and 0.2 रिस्पेक्टिवली। माने पक्का है, उससे बिल्कुल क्लियर हुआ कि फर्स्ट एरोप्लेन टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। सेकेंड एरोप्लेन टारगेट को बम हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, इट इज गिवन। लेकिन केवल यदि इतना लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा, हमें E1 E2 को बताना ही पड़ेगा। E1 बी द इवेंट दैट एरोप्लेन फर्स्ट hit the target correctly. So probability of E1 is 0.3. E2 is the event that second aeroplane hit the target correctly is 0.2. अब क्या कह रहा है? Second plane will bump only if the, क्योंकि सक्सेशन में ड्रॉप कर रहा है तो लिख दिया इसने कि सेकेंड प्लेन विल बम्प ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस द टारगेट। ये नहीं कि फर्स्ट ने हिट कर दिया तो भी दूसरा हिट करेगा, ऐसा नहीं है। सेकेंड तभी हिट करेगा जब फर्स्ट ने मिस किया है टारगेट को हिट करने से। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन। तो ई बी द इवेंट दैट टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन। E be the event that target is hit by the second plane। अब आप देख रहे हैं कि ये तो कंडीशन लगी हुई है इसमें, नहीं तो 0.2 यार सर ये तो दिया हुआ है। ऑप्शन में भी 0.2 दिया था, टिक लगाया चले आए। भाई कह रहा है सेकंड तो पहले हिट करने का उसका नंबर आए, सेकंड के हिट करने का जब नंबर आएगा तब ना हिट करेगा। उसका नंबर कब आएगा हिट करने के लिए? जब पहला वाला टारगेट मिस करेगा, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार। तब उसके बाद इन एंड E2, तब दूसरा जो बम टारगेट करे और उसको हिट कर जाए। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये तब शुरू करेगा जब ये पहले वाले का बम क्या किया है, टारगेट को हिट नहीं किया, उसको मिस किया। माने फर्स्ट एरोप्लेन का बम टारगेट को मिस्ड करेगा। पहले तो ये देखना है, मिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.7, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो चाहे तो हम 1 माइनस 0.3 भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिख दिया into 0.2, the answer is 0.14. The answer is 0.14. तो कैसे लिखना है, क्या करना है, वो भी आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3,
given that A and B are the two events such that probability of A is equal to 1/4, probability of A under the condition B is a 1/2, and probability of B under the condition A is 2/3, then probability of B is ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें चाहिए। हम ए इंटरसेक्शन बी से ही शुरू करें क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसी में आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए की पूरी प्रोबेबिलिटी इनटू बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज बी की, क्योंकि यहां बताया नहीं कौन पहले हो रहा है तो दोनों सही है। यदि ए पहले हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कंडीशनल, बी पहले हो रहा है तो बी की पूरी प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी और ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपको फार्मूला डायरेक्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अब इसमें आप देख रहे हो सब वैल्यूज नोन है, हम इसको गायब कर देंगे। नहीं तो होता क्या है कि इंटरसेक्शन बी निकालने के चक्कर में पड़ गए और आता ही नहीं। अरे भाई देयर आर 4 अननोन्स जिसमें से 3 आर गिवन, 4th कैन बी कैलकुलेटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1/4 इनटू बी गिवन ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, ए गिवन बी हाफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, बी गिवन ए 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोन करना है और ए गिवन बी हाफ है। ये 2 ऊपर ले जाइए, 2 2 4 से कैंसिल हो गया और सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 हो गया। एक देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 7th। 4 numbers are chosen, 4 numbers are chosen at random without replacement फ्रॉम 1 2 3 से लेके 20 तक। कितने नंबर चूजन? 4। द स्टेटमेंट 1 इज प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर वाज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ AP इज 1/85 कि ऑल द चूजन नंबर आर इन AP इज 1/85। फिर स्टेटमेंट 2 की बात करें, पहले हम यही देखें कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। आउट ऑफ दीज 20 4 नंबर्स आर चूजन, सो n ऑफ यस क्या होगा? आउट ऑफ 20 आइटम्स 4 आइटम्स टू बी सिलेक्टेड बाई 20C4 selected 20C4, that is 20 into 19 into 18 into 17 by 4 3 2 1। ठीक है, 3 to the 6 3 the 18 and 4 5 the 20, माने ये आ गया 15 into 19 into 17। मल्टीप्लाई मत करिए, छोड़ दीजिए, अभी हो सकता है या नाफी में कुछ ऐसे नंबर आए जो कट जाए, नहीं बैठ के लगे मल्टीप्लाई करने, डोंट मल्टीप्लाई। क्लियर? अब या नाफ यस हो गया। E be the event that all the chosen 4 numbers are in AP। बड़ी आफत है,
कि ये चारों एपी में होंगे, वो कैसे हो सकते हैं। तो देखिए सिस्टेमेटिक जब चेकिंग करेंगे तभी बनेगा। एपी का कॉमन डिफरेंस एक तो 1 हो सकता है, माने चूजन नंबर्स में भी 1 2 3 4 2 3 4 5 एंड सो ऑन 20 19 18 17, ठीक है। इफ डी इज 1, ये कुल कितने नंबर हैं? 17। पक्का है 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, सो 117। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 ही कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस 2 भी हो सकता है। जब 2 होगा तो देखिएगा 1 3 5 7 2 4 6 8 से सो ऑन। 2 कॉमन डिफरेंस कर दूं तो अंतिम में तो 20 से ऊपर नहीं आ सकता। 20 18 16 14 इफ डी इज 2, माने इसमें 14 नंबर आएंगे। यदि डी को यदि 3 हो गई तो 1 4 7 10 2 2 3 5 8 11 एंड सो ऑन। अंतिम में 23 कम करते जाइए, 17 14 11, डी इज 3। डी 4 करूंगा तो 1 5 9 13 2 6 10 14, अंतिम में तो 20 से हो नहीं सकता। इफ डी इज 4 20 16 12 8, so if D is 5 1 6 11 15 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20, ठीक है ना। डी इक्वल टू 5 पर डी को 6 रखें, 1 7 13 एंड 6 19 2 8 14 20, डी 6। डी 7 हो नहीं सकता, नहीं डी 7 बनेगा, देखता हूं 1 8 नहीं बनेगा, 15 एंड 22 आ जा रहा है, ठीक है। यदि 7 का रहे 4 नंबर चूज करें तो 1 8 15 17 आ रहा है, 22 तक जा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इतने नंबर पॉसिबल हैं जो एपी में बनेंगे, लेकिन ये कुल कितने हैं या तो हम सब लिखते, नहीं भाई। आप देखिए n इक्वल टू माने n ऑफ e कितना आ रहा है, इसमें कुल कितने नंबर हैं? 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, बस ये जोड़ देना है आपको, या तो जोड़ लो या तो एपी बना लो, जैसा भी चाहो। देख रहे हो 2 5 8 11 14 17 एपी बन रही है विद ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। तो n बाई 2 1 2 3 4 6 बाई 2 a प्लस l 17 प्लस 2,
3 into 19. Probability of E यानी by NS 15, 19, 17. 19, 19 cancel, 3, 5, 1 upon 85. Means statement 1 is correct. अच्छा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब आगे कहता है स्टेटमेंट 2, इफ 4 chosen number are in AP, then the set of all possible values with the common difference plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 and plus minus 5। मैंने इनमें कॉमन डिफरेंस या तो +1 होगा, भाई हम 1 इधर से लिखे हैं, इधर से लिखते तो पक्का है कि -1 हो जाता, क्योंकि इन एनी ऑर्डर नंबर में भी चूजें तो 20, 19, 18, 17 में -1 हो जाता। तो +-1 कॉमन डिफरेंस है, +-2 भी है, +-3 भी है, +-4 भी है, +-5 है, +-6 आ रहा है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें दिया है कॉमन डिफरेंस में भी +-1, +-2, +-3, +-4 एंड +-5। इट मीन्स द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज false, because in statement 2 common difference is till only +-5, but actually these two numbers will be excluded if +-5, माने +-6 भी होगा। तो ऑप्शन में था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी में था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ये भी गलत हो गया। थर्ड था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और डी था स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। तो आपने देखा, थोड़ा सा भी हमने आइडिया लिया है, अभी क्वेश्चंस कुछ और लेंगे, उसके बाद हम लोग रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तब मिक्स्ड क्वेश्चंस हो पाएंगे। थैंक यू, टुमारो अगेन वी विल मीट। ओके।